अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद है और आज करंट अफेयर्स के इस लेक्चर सीरीज़ में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा एंड दैट इज़ नॉलेज इकोनॉमी। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे में इस नॉलेज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज इस टॉपिक पे बात आपसे करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज इकोनॉमी। व्यूअर्स, आज दुनिया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में हम रह रहे हैं। आज जो दुनिया है वो चौथे फेज में चली गई इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ये चौथा फेज है जहां दुनिया बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, रोबोटिक्स पे काम कर रही है, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से दुनिया के अंदर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उस पूरे दौर में पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि आज भी अपने आप को एक एग्रेरियन सोसाइटी कंसिडर करता है, हम अभी भी दुनिया से बहुत पीछे हैं। आज से पहले जो दुनिया एग्जिस्ट करती थी, जो मुल्क अपनी इकोनॉमीज चलाया करते थे, उनका रुझान होता था नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। वो मुल्क गैस, ऑयल, कोल, सॉल्ट, इनके ऊपर, ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अपनी इकोनॉमी चलाया करते थे। वक्त बदलने के साथ साथ इन मुल्कों ने अपनी इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। आज ये मुल्क नेचुरल रिसोर्सेज से हटकर इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के माइंड्स पे, लोगों के दिमागों पे, लोगों की मेंटल एबिलिटीज के ऊपर। नॉलेज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक मुल्क अपने लोगों को इतनी अच्छी तालीम दे, उनकी इतनी अच्छी स्किल डेवलपमेंट करे कि उसके लोगों के अंदर कैपेबिलिटी इन्हांस हो जाए, उनके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आना शुरू हो जाएं जिन आइडियाज को वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर लें, कोई ऐसी सर्विसेज प्रोड्यूस कर लें जिन्हें पूरी दुनिया में बेचकर वो पैसा कमा सकें। इसे कहते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट बिल गेट्स की हमारे पास मिसाल है। बिल गेट्स अमेरिका में पैदा हुआ, उसको अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छी तालीम दी, प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक, और कहा जाता है कि बिल गेट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, वो एक अलग मसला है। लेकिन बिल गेट्स को जो तालीम मिली यूनिवर्सिटी तक, वो एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन सिस्टम्स में उसने तालीम हासिल की। उस चीज ने इनेबल किया बिल गेट्स को, उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा डेटाबेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करूं, माइक्रोसॉफ्ट, और उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाऊं और उससे पैसा अर्न करूं। उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसके दिमाग में आइडिया था, उसने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और आज जो विंडोज हैं माइक्रोसॉफ्ट की, वो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। जो लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरी दुनिया से माइक्रोसॉफ्ट जितना पैसा कमाती है वो सारा अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है। तो अमेरिका को क्या फायदा हुआ? अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को अच्छी तालीम दी, अच्छी स्किल डेवलपमेंट दी, उनको इस काबिल बनाया कि उनके दिमाग में एक आइडिया है, वो उस आइडिया को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, और इंप्लीमेंट करके उससे एक ऐसी चीज प्रोड्यूस कर दें, एक ऐसी सर्विस प्रोड्यूस कर दें जिससे अल्टीमेटली अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा हो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। अब इस नॉलेज इकोनॉमी को कैसे अचीव किया जाए? पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये नॉलेज इकोनॉमी कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो इसके 4 पिलर्स हैं नॉलेज इकोनॉमी के। सबसे पहला, स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा? अपने मुल्क में एक अच्छी तालीम देनी होगी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना होगा, उनके स्किल्स को डेवलप करना होगा ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि उनके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया आए, और उस इनोवेटिव आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास इंसेंटिव्स हों, गवर्नमेंट के पास ऐसे प्रोग्राम्स हों कि वो इंसेंटिवाइज कर सकें, वो उन लोगों को फंडिंग कर सकें कि ये हम आपको पैसे देते हैं, आप जाएं और आप जाकर ये कारोबार करें। तो सबसे पहले एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। नंबर 2, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूथ। तीसरा, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक आपके बच्चों को सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं होगी, जब तक आपके बच्चों को इंटरनेट पर एक्सेस नहीं होगी, वो किसी भी तरह से अपने आप को इस काबिल नहीं बना सकते कि वो एक इनोवेटिव आइडिया क्रिएट कर दें और आइडिया को फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। तो तीसरी बात इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथी बात
एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपके रिसर्च सेंटर्स का, आपके स्कॉलर्स का, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, आपकी प्राइवेट कंपनीज का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो, जिनकी पूरी दुनिया के साथ कोलैबोरेशन हो और वो पूरी दुनिया में देख रहे हो कि क्या क्या इनोवेशंस आ रही हैं, उनको देखते हुए वो आपके मुल्क में उनको इंप्लीमेंट कर सकें। ये 4 पिलर्स अगर आपके मुल्क में होंगे तो आप बड़ा जबरदस्त तरीके से नॉलेज इकोनॉमी पे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलीट को आखिर ख्याल आ ही गया कि हमें भी नॉलेज इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। और अभी रिसेंटली ये जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ बहुत प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स लिए हैं। उनमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर टेक्नोलॉजी ड्रिवन टास्क फोर्स। ये टास्क फोर्स क्या है? इसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। इनके वाइस चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान है, जो कि एक बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर HEC की बुनियाद रखी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा प्रोग्रेसिव काम किया। और फिर इनके नीचे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स, इंडस्ट्री के मिनिस्टर और साथ साथ साइंटिस्ट, बिजनेस कम्युनिटी, ये तमाम लोग इस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। अब ये टास्क फोर्स कुछ बड़े ही प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव्स लेके आई है पाकिस्तान में। उसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि इस टाइम पर हरिपुर के अंदर पहली दफा एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई है, जिसका नाम है पाकिस्तान ऑस्ट्रिया फाख हॉकशूले। फाख हॉकशूले एक जर्मन वर्ड है जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। अब इस यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है, जिसमें ऑस्ट्रिया समेत 6 ममालिक इस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अपना अपना इनपुट दे रहे हैं, इसका करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। और इसी तर्ज की यूनिवर्सिटी सियालकोट में और इस्लामाबाद में भी अनकरीब खोलने जा रही है गवर्नमेंट। तीसरी बात यह कि गवर्नमेंट ने 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट रखा है कि हमने अपने बच्चों को बाहर के मुल्कों में स्कॉलरशिप पे भेजना है, उनको PhD स्कॉलरशिप देनी है, उनको बाहर का एक्सपोजर देना है, ताकि वो बाहर की अच्छी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान के एकेडमिक और रिसर्च और इनोवेशन सेक्टर्स के अंदर अपना इनपुट दे सकें। तो ये तीसरा बहुत प्रोग्रेसिव मैयर है। चौथा एक और बहुत अच्छा मैयर इस टास्क फोर्स ने जो लिया है वो ये है टैक्स रिफॉर्म्स। अभी रिसेंटली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, जो कि एक अदारा है जो टैक्स इकट्ठा करता है, उसको लिंक कर दिया गया है नादरा के साथ। अब जो शख्स जो ID कार्ड के ऊपर उसके ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो सब के सब FBR के पास जा रही हैं और FBR उसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है। और अभी पिछले साल 65 बिलियन रुपीस मजीद टैक्स में इजाफा हुआ है, 65 अरब रुपए का, इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन टास्क फोर्स के इस कदम की वजह से। इसके साथ फर्दर एक स्टीम एजुकेशन सिस्टम इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है प्राइमरी लेवल बच्चों के लिए। स्टीम एजुकेशन का मतलब क्या है? S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर आर्ट्स एंड M फॉर मैथमेटिक्स। स्टीम एजुकेशन का मतलब कि आपके छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पर इन 5 एरियाज में, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, आर्ट्स और इंजीनियरिंग, ये कोर्सेस पढ़ाए जाएं, ये छोटी छोटी बुक्स पढ़ाए जाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएं, ताकि वहीं से एक छोटे लेवल पर उनकी मेंटल एबिलिटीज को शार्प किया जाए और वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आ सकें और वो अपने आपके अंदर एबिलिटीज क्रिएट कर सकें कि कल को वो इस इनोवेशन लेड नॉलेज इकोनॉमी में अपना इनपुट दे सकें। स्टीम एजुकेशन के साथ साथ एक मैट्रिक टैक प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें मैट्रिक के तलबा तालिबात को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन देने की भी तैयारी की जा रही है। इसमें होगा ये, मैट्रिक में दोनों तरह की तालीम दी जाएगी, टेक्निकल कोर्सेज भी पढ़ाए जाएंगे, ट्रेनिंग्स करवाई जाएंगी स्टूडेंट्स को, और फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी। और उनमें से जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जिनका रुझान नहीं है और वो टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वो अपना करियर टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ चूज कर लेंगे और वो अपने उस टेक्निकल ट्रेनिंग और टेक्निकल करियर की तरफ अपनी एक्सपर्टीज को इन्हांस करेंगे और अपनी करियर डेवलपमेंट करेंगे। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स आपके एकेडमिक सेक्टर्स में लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपके बच्चों को बाहर के मुल्कों में जो प्रीमियम कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, हार्वर्ड में MIT बेस्ड ऑनलाइन कोर्सेज, गवर्नमेंट उन ऑनलाइन कोर्सेज को खरीद कर आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक्सेस दे रही है।
इस प्रोग्राम को कहा जाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जहां पर अब इन बच्चों को एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर एक्सेस होगी और वो एक इंटरनेशनल और एक क्वालिटी बेस्ड लर्निंग जो है उससे कुछ ना कुछ वो सीख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और इनिशिएटिव, अभी 2019 में पाकिस्तान ने दूसरी दफा अपनी पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी बनाई है, जिसे कहते हैं पाकिस्तान डिजिटल विजन, जिसमें पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस को, पुलिस के निज़ाम को, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को, जुडिशल सिस्टम को, इलेक्टोरल सिस्टम को, उसके बाद वापडा के सारे निज़ाम को, स्मार्ट मीटर्स का कॉन्सेप्ट, ई बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट, ई एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, टेली हेल्थ का कॉन्सेप्ट, इन सब एरियाज के ऊपर काम कर रही है पाकिस्तान डिजिटल विजन के अंडर, जिसमें पाकिस्तान को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की बात किया जा रही है हर सेक्टर के अंदर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, जिसमें गवर्नमेंट अब मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है, जिससे पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का स्कोप बढ़ेगा और ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो पाकिस्तान में आना शुरू होंगे, जिससे पाकिस्तान एनर्जी एफिशिएंसी अचीव कर सकता है और पाकिस्तान इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकता है। आखिरी इनिशिएटिव जो पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है वो है प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, जिसमें सदर मुमलिकत खुद इस अदारे को मॉनिटर कर रहे हैं और इस अदारे में पर्टिकुलरली सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कंप्यूटिंग के ऊपर काम करवाया जा रहा है, कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट की जा रही है और इंश्योर किया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की फील्ड में एक्सेल कर सके और इसमें चाइना हमारी बहुत मदद कर रहा है। ये तो तमाम इनिशिएटिव्स हैं। अब इसमें हर्डल्स किस किस्म की? सबसे पहले जो हर्डल है मैं समझता हूं वो हर्डल है पॉलिटिकल विल की। हमारी जब से पॉलिटिकल एलीट पाकिस्तान बना है उनका कंसर्न ही कभी नहीं रहा पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक मुल्क बनाना। उसकी रीज़न ये है कि जिस मुल्क में एक छोटी सी नैरो पॉलिटिकल एलीट डोमिनेट कर रही होती है वो कभी नहीं चाहती कि इस मुल्क के लोग तरक्की याफ्ता हो जाएं और वो इतने तरक्की याफ्ता हो जाएं कि एक टाइम पर वो हमारी पावर को आके चैलेंज करना शुरू हो जाए, तो वो कभी भी इस हक में नहीं होते। इसी वजह से पॉलिटिकल एलीट का कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा आपके मुल्क में इस तरह के टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स लेने का। दूसरा मसला हमारे मुल्क में रिलीजियस इंटॉलरेंस है। हम किसी के कंट्रीब्यूशन नहीं देखते, हम उसका मजहब देखते हैं और उसको जज करते हैं। हम किसी के मजहब देखकर जज करते हैं, उसके काम को नहीं देखते। इमरान खान साहब ने एक कादियानी थे, आतिफ मियां, हाईली क्वालिफाइड आदमी और इंतहाई पढ़े लिखे प्रोफेशनल आदमी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उनको हायर किया अपनी इकोनॉमी की टीम में कि वो अपनी इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म लेके आ सकें। और यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, कंजर्वेटिव लोग खड़े हो गए कि जी आप किस तरह से एक नॉन मुस्लिम को अपने कैबिनेट में रख सकते हैं, अपनी टीम का मेंबर बना सकते हैं, कि जबकि वो एक काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। तो हमारे मुल्क का अलमिया सबसे बड़ा ये है कि हमारे मुल्क में जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है उसमें हम किसी के कंट्रीब्यूशन नहीं देखते कि उसका काम क्या है, हम उसको मजहब की, एथनिसिटी की बुनियाद पर, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे जज करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। और तीसरा, हमारे पास हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है और हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। बजाय इसके कि इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होता, उल्टा हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारी सोसाइटी को पोलराइज कर दिया। अमीर के लिए प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम है, लोअर मिडिल क्लास बच्चे के लिए पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम है, लोअर क्लास के लिए मदरसा सिस्टम है। तो किस तरह हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मदरसे का बच्चा पढ़कर हार्वर्ड में जाकर पढ़ सकता है, अपनी MIT में पढ़ सकता है, अमेजोन में काम कर सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकता है। आपने उसके स्किल्स ही डेवलप नहीं किए, आपने उसको एक डोमेन में स्पेसिफिकली पढ़ाया, एक कंजर्वेटिव चीज़ें पढ़ाई और वो उसको आपने इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, अपने आप को एक्सेल कर सके इस डोमेन के अंदर। तो ये कुछ मसाइल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं ये इसको इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, जो आपकी यूथ है, जो आपकी स्किल्ड लोग हैं, उनको इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। गवर्नमेंट एक उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करेगी और आपके मुल्क में जो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है रिसर्च स्कॉलर्स का, थिंक टैंक्स का, उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी।
नॉलेज इकॉनमी में, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के साथ एक्सेल करेगा इस फील्ड में। एटलीस्ट जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं इसको कमेंड करना चाहिए, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि हमने एक पहला कदम रखा है। और जब पहला कदम इंसान रखता है या कोई भी मुल्क रखता है तो अगले कदम उसके लिए आसान हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।